16 आउट ऑफ 16 बंगाल की 16 वनवासी यानी आदिवासी आरक्षित सीटें थी और ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी 9 सीटों में से एक भी नहीं बचा पाई। दीदी शून्य पर सवार है। लेकिन ये कहानी केवल एक राज्य या एक पार्टी तक सीमित नहीं है, नहीं एक कम्युनिटी तक सीमित है। आपको लग रहा होगा कि दीदी को झटका लगा या कांग्रेस को लगा है, असली झटका किसी और को लगा है। किसे, वो मैं अंत में बताऊंगी। तो रुकिए, 4 राज्य, एक ही पैटर्न और एक ऐसा खुलासा जो आपको चकित कर दे। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पंफलेट। तो पहले आगाज असम से करेंगे। असम में एससी की 9 आरक्षित सीटें हैं। इनमें से अकेले बीजेपी ने 5 जीती और पूरे एनडीए गठबंधन को मिली 8। कांग्रेस के हिस्से में आई केवल 1 सीट। और वहीं एसटी की बात करूं तो असम में कुल 19 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने 13 जीती और उनके सहयोगी बीपीएफ और एजीपी को मिलाकर एनडीए ने सभी 19 की 19 झटक ली हैं। यानी अपोजिशन का सूपड़ा साफ। देखा जाए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। डिलिमिटेशन के बाद एसटी आरक्षित सीटें 16 से बढ़कर 19 हुई। एससी सीटें 8 से 9 और जिस जमीन पर सीटें बढ़ी उसी जमीन पर बीजेपी ने पकड़ मजबूत की। ऊपरी असम, पहाड़ी इलाके, आदिवासी बेल्ट, हर जगह केवल कमल। सवाल यह है कि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट क्यों मिली? जवाब एक साथ ही देंगे आगे। अभी रुक बंगाल की ओर मोड़ते हैं। दोस्तों, बंगाल की कहानी असम से भी बड़ी है। बंगाल में एससी की 68 आरक्षित सीटें हैं। बीजेपी ने इनमें से 51 सीटें जीती, मतलब कि 75%। 3 में से 2 से ज्यादा। टीएमसी के पास बची सिर्फ 17। दलित समाज ने अपना फैसला सुना दिया है। और एसटी सीटों पर तो ममता बनर्जी का सफाया हो गया। 16 की 16 सीट सब बीजेपी के खाते में गई हैं। उत्तर बंगाल, जंगल महल, एक भी आदिवासी सीट टीएमसी नहीं बचा पाई। कुल जोड़ लीजिए, 84 एससी एसटी सीटों में से 67 बीजेपी के पास है, बाकी सब साफ। ये वो वर्ग था जिसे बिखरा हुआ कहा जाता था, आज वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में एक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, मतुआ समाज। ये वही समाज है जिसे ममता बनर्जी ने एसआईआर के नाम पर खूब डराया था, लेकिन बॉर्डर के इलाकों में मतुआ समुदाय ने एकजुट होकर वोट दिया। यही वो फैक्टर है जिससे एससी सीटों पर पूरा खेल पलट दिया। मतुआ क्यों? अंत में पहले राज्यों की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व और पूरब के बाद अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। तमिलनाडु में एनडीए की सहयोगी एआईएडीएमके ने 46 एससी आरक्षित सीटों में से 9 जीती और 2 एसटी सीटों में से 1। पुडुचेरी में एनडीए की सहयोगी एआईएनआरसी ने 5 एससी आरक्षित सीटों में से 2 जीती हैं। आंकड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब समझिए। द्रविड़ राजनीति की 50 साल पुरानी दीवार में दरार आ गई है। एनडीए अब उत्तर पूर्व या पूरब तक सीमित नहीं है, दक्षिण में पैर जमा रहा है। और जिस वर्ग को डीएमके अपनी जमीन मानती थी, वहीं से ये जवाब आया है। अब वो जवाब जो हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को नहीं लगा, टीएमसी को भी नहीं लगा, तो किसे लगा? झटका उस नैरेटिव को लगा जो दशकों से बेचा जा रहा था। वो नैरेटिव जिसमें कहा जाता था कि बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी वनवासी आदिवासी विरोधी है, संविधान खतरे में है। इन नतीजों ने उस पूरे झूठ को जमीन पर पटक दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? जवाब 3 हिस्सों में है। पहला, सम्मान और नई पीढ़ी की राजनीति। बोडो समाज की अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है। दशकों तक इस समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने वो पहचान, सम्मान दी और बीपीएफ के साथ भरोसे का गठबंधन बनाया। और नेतृत्व भी पुरानी पीढ़ी का नहीं था। बोडो समाज से युवा चेहरे सामने आए जो अपनी संस्कृति और अपने इलाके की बात करते हैं। जब किसी समाज को यह एहसास होता है कि वो हाशिए पर नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है, तो वो जवाब देता है। दूसरा, केंद्र ने खुद मोर्चा संभाला। बोडो समाज के 2 भव्य कार्यक्रम हुए, एक दिल्ली में और एक असम में। हजारों की तादाद में बोडो समाज शामिल हुआ। हिमंता बिस्वा शर्मा को दिल्ली नहीं जाना पड़ा क्योंकि पीएम मोदी ने खुद वो मोर्चा संभाला। संदेश साफ था, बोडो समाज सिर्फ राज्य की नहीं, देश की प्राथमिकता है। तीसरा, और ये सबसे गहरा जख्म है, द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला। जब वो दार्जिलिंग में संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो बंगाल सरकार ने आखिरी वक्त पर वेन्यू ही बदल दिया। जो कार्यक्रम फांसी देवा में होना था, उसे सुरक्षा के बहाने एक दूर दराज इलाके में धकेल दिया गया, जहां भीड़ भी नहीं पहुंच पाई और ऊपर से न ममता बनर्जी आई, न उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य। राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद वहां कहा कि शायद ममता दीदी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। जंगल महल ने वो अपमान याद रखा। 2026 में 16 की 16 सीटों से जवाब दिया गया। ऐसे में जिस वर्ग को इंडी गठबंधन की पार्टियों ने दशकों तक सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा,
दलित, आदिवासी, मथुआ, आज वही वर्ग सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा है बीजेपी। कांग्रेस का संविधान वाला बोगस प्रोपेगेंडा खत्म, टीएमसी का तुष्टीकरण मॉडल खत्म, डीएमके की द्रविड़ दीवार दरक चुकी है। जमीन पर एक नई राजनीति खड़ी है, काम की राजनीति, सम्मान की राजनीति और सबसे बड़ी बात, भरोसे की राजनीति। ये 2026 का जनादेश है और ये जनादेश सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति का नया अध्याय है। और इसीलिए ये नतीजे सिर्फ राजनीतिक नहीं है। सोचिए जरा, जो समाज इस धरती पर सबसे पहले था, जिससे इस मिट्टी को पहचाना, इस जंगल को सींचा, इस देश की नींव रखी, वही वनवासी, वही आदिवासी दशकों तक सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा, सबसे पहले आए लेकिन राजनीति की लाइन में सबसे पीछे खड़े किए गए। 2026 में वो लाइन टूटी है। ये जनादेश सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, ये उस समाज की जीत है जिसने सदियों तक इंतजार किया और अब जब उन्हें सम्मान मिला तो उन्होंने पूरी ताकत से जवाब दिया। अगर आपको लगता है कि ये कहानी जरूरी थी तो इसे शेयर कीजिए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सच्ची राजनीति समझना चाहता है। और अगर आप इसी तरह के एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत बदल रहा है और इस बदलाव की असली ताकत वो लोग हैं जिन्हें आपने कभी अखबार के पहले पन्ने पर नहीं देखा। जय हिंद।